नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बरसों से खोए बेटे की सच्चाई जानकर पिता ने ऐसा क्या किया कि सबके पैरों तले जमीन निकल गई। आकाश को एक चाय के बागान में मैनेजर की नौकरी मिली थी। आकाश एक सभ्य संस्कृत पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता डिब्रूगढ़ के स्कूल के हेड मास्टर थे और उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज अनेक जगहों पर उच्च पदों पर कार्यरत थे। आसाम के एक छोटे से शहर में उनका निवास था और आकाश भी वहीं पर पला बड़ा था। उसे बचपन से बताया गया था कि उसकी माता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और पिता ने ही अपनी धर्म बहन के सहारे उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला था। आकाश सुबह लगभग 8 बजे ट्रेन से स्टेशन पर उतरा। एक व्यक्ति हाथ में उसके नाम की तख्ती लिए खड़ा दिखाई दिया। उसने अपना सूटकेस खुद ही उठाया क्योंकि उस स्टेशन पर कोली नजर नहीं आ रहे थे। वो उस तख्ती वाले के पास पहुंचकर बोला, मेरा नाम आकाश है। तब वो व्यक्ति बोला, सर मैं आपको बागान से लेने आया हूं। आकाश के साथ चल दिया। स्टेशन से बाहर आकर वह एक घोड़ा गाड़ी में बैठे और अपने गंतव्य को रवाना हो गए। आकाश तो इस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य में खो सा गया, जबकि साथ आए व्यक्ति ने उसे इस स्थान से परिचित कराने के उद्देश्य से रास्ते की जानकारी देना शुरू किया। वह लगभग 1 घंटे में बागान पर पहुंचे। घोड़ा गाड़ी एक कॉटेज नुमा मकान के सामने रुकी। गाड़ी रुकते ही एक अधेड़ व्यक्ति कांटे से बाहर आया और दोनों का अभिवादन करके आकाश के हाथ से सूटकेस को लेकर अंदर जाने लगा। तो आकाश ने उसे सूटकेस की चाबी भी दे दी। वो अंदर चला गया। साथ आए व्यक्ति ने बताया, ये राजू है, आपका व्यक्तिगत सेवक। ये 24 घंटे आपकी खिदमत में रहेगा। आकाश को कॉटेज में पहुंचकर उस व्यक्ति ने विदा ली और बोला, मैं 2 घंटे बाद आपको ऑफिस से ले जाने के लिए आऊंगा। तब तक आप नहा धोकर फ्रेश हो लीजिए। आकाश कॉटेज के भीतर पहुंचा। ये छोटा मगर करीने से सजा कॉटेज था, जिसमें बाहरी बैठक खुले बरामदे की तरह थी, जिसमें 4 मोड़े और एक गोल बैठ की टी टेबल थी। उसके बाद सुसज्जित बैठक थी। इसमें एक 3 सीटर सोफा, 2 अतिरिक्त कुर्सियों के अलावा एक सेंटर टेबल थे। यह आकार में थोड़ा बड़ा और एक हल्के झीने पर्दे से 2 भागों में विभक्त था। दूसरी ओर 4 सीटर डाइनिंग टेबल थी। कमरे में अलग अलग स्थानों पर गुलदान रखे हुए थे, जिनमें मौसमी फूल करीने से सजे गए थे। उसके बाद एक छोटा गलियारा था, जिसके एक तरफ रसोई और दूसरी ओर भंडार गृह था। टॉयलेट और 2 शयन कक्ष पीछे की ओर थे। उसके बाद पिछवाड़े में छोटा सा किचन गार्डन भी था, जिसमें सब्जियां लगी थी। पूरे कॉटेज का अवलोकन करके आकाश बैठक में आकर बैठा तो राजू गर्मा गर्म चाय और बिस्किट ले आया। उसने बड़े सलीके से ये चीजें उसके सामने टेबल पर रखी। आकाश ने पूछा, गर्म पानी की व्यवस्था हो सकती है क्या? तो सर हिलाकर बोला, साहब मैंने पानी चढ़ा दिया है, आपकी चाय खत्म करने तक गर्म हो जाएगा। आकाश ने चाय पी और 2 बिस्किट भी खाए। फिर बेडरूम में आया तो देखा उसके कपड़े बैग से निकालकर अलमारी में सलीके से जमा दिए गए थे और राजू दरवाजे के बाहर आकर खड़ा था। उसे देखकर बोला, साहब बाथरूम में तौलिया, साबुन और ब्रश पेस्ट सब रख दिया है, आप नहाकर तैयार हो जाएं, मैं नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। नाश्ते में ब्रेड आमलेट चलेगा ना? आकाश ने हामी भर दी। वो राजू की मुस्तैदी पर हैरान था और प्रश्नात्मक दृष्टि से उसकी ओर देख रहा था। राजू वहां से चला गया। आकाश ने तैयार होकर नाश्ता पूरा किया ही कि बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई और वहीं सुबह वाला व्यक्ति उसे लेने आ पहुंचा था। आकाश
उसके साथ चल दिए। वह उसी परिसर में लगभग 3 किलोमीटर दूर गई जहां ऑफिस की इमारत बनी थी। पूरे परिसर में चारों ओर चाय बागान ही थे और उनमें अलग अलग टोलियों में महिला कर्मी कार्यरत थी। कहीं कहीं से पहाड़ी गीतों की ध्वनि भी सुनाई दे रही थी। शायद किसी हिस्से की महिलाएं गीत गाते हुए काम कर रही थी। आकाश गाड़ी से उतरा तो उसका सहयोगी उसे लेकर ऑफिस की इमारत के अंदर पहुंचा। ऑफिस में कुल 10 कर्मचारी थे जिनसे एक एक करके आकाश का परिचय करवाया गया। कुल 7 पुरुष और 3 महिलाएं थी। पुरुषों में एक असिस्टेंट मैनेजर, एक चीफ अकाउंटेंट, 3 क्लर्क और 2 चपरासी थे, जबकि महिलाओं में एक आकाश की सेक्रेटरी, एक अकाउंटेंट और एक क्लर्क थी। सबसे परिचय प्राप्त कर आकाश ने ऑफिस में सभी के बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया। ऑफिस में उसके लिए एक कैबिन था जिससे सटा सेक्रेटरी का कैबिन था। उसके बाद बाईं ओर एक कैबिन और था, कैबिन असिस्टेंट मैनेजर और चीफ अकाउंटेंट का था। हाँ, उसके कैबिन के दाहिनी ओर एक सबसे बड़ा कैबिन था जिस पर उसी स्टेट के मालिक रामेश्वर जी का नाम पट्टिका लिखा थी। आकाश अपने कैबिन में आया और जो व्यक्ति उसके साथ सुबह से था वह भी उसके साथ ही कैबिन में आया। आकाश ने खुद अपनी सीट पर बैठते हुए उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने को कहा। जब वो बैठा तो आकाश बोला, आपने सबसे मेरा परिचय करवाया और आप सुबह से मेरे साथ हैं, मगर आपने अपना परिचय अभी तक मुझे नहीं दिया है। कृपया आप अपना परिचय तो बताएं। वो आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, थोड़ा धीरज रखिए, आप अभी मेरा परिचय जान लेंगे। पहले आप अपने पास रखी फाइलों को एक नजर देख लें, तब तक मैं हॉल में सभी कर्मचारियों के लिए आपके साथ वेलकम चाय की व्यवस्था करवाता हूँ। इतना कहकर वो बाहर चला गया। लगभग आधे घंटे में आकाश ने फाइलें देख ली। तभी वो व्यक्ति कैबिन में आया और बोला, चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बाहर हॉल में एक बड़ी टेबल के पीछे 5 कुर्सियां रखी थी। बीच वाली कुर्सी पर आकाश को बिठाकर उस व्यक्ति ने इशारा किया तो असिस्टेंट मैनेजर, चीफ अकाउंटेंट, महिला अकाउंटेंट आकर उनमें बैठ गए। आकाश के बाजू वाली कुर्सी खाली थी जिस पर वह व्यक्ति बैठा। आकाश ने गौर किया कि उस आदमी के बैठने के बाद ही दूसरे कर्मचारी बैठे। आकाश को थोड़ा आश्चर्य हुआ और वो कुछ समझ पाता। इसके पहले इस व्यक्ति के इशारे पर चीफ अकाउंटेंट ने खड़े होकर सबको संबोधित करना शुरू किया। उसने सबसे पहले उस व्यक्ति को नमस्कार करते हुए कहना शुरू किया, कार्यक्रम की शुरुआत में आज हमारे चीफ मैनेजर श्रीमान आकाश जी का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत करेंगे। हमारे इस चाय बागान के मालिक आदरणीय रामेश्वर जी। आकाश जैसे आसमान से गिरा जब रामेश्वर जी कहते हुए चीफ अकाउंटेंट ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जो आकाश के बाजू में बैठा था। अब जाकर उसे समझ आया कि सुबह से लेकर अब तक स्वयं उस चाय बागान के मालिक रामेश्वर जी उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। वो हचकचा गया। उसे असमंजस में पड़ा देखकर रामेश्वर जी जोर से हंसते हुए बोले, अरे भाई, ये आइडिया हमारी अकाउंटेंट श्रीमती सीमा जी का था। दरअसल आपसे पहले 3 व्यक्ति अभी तक मेरी स्टेट में मैनेजर बनकर आए थे, मगर 1 महीने से ज्यादा कोई नहीं टिका। मेरे पूरे स्टाफ ने इस बात पर मनन किया और ये नतीजा निकला कि मेरे अधिक इंटरफ्रेंस की वजह से वह लोग स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर पाते थे और ऊपर से मेरे द्वारा बार बार टारगेट अचीव करने के लिए डाला जाने वाले दबाव भी इससे एक बड़ी वजह था। जब श्रीमती सीमा मैडम ने मीटिंग में सुझाव रखा कि इस बार जो मैनेजर आएगा उसके साथ मुझे प्रारंभ से ही मित्रवत व्यवहार करके देखना चाहिए, हो सकता है अच्छा परिणाम मिले। बस मैंने तय कर लिया
इस बार आपसे शुरू से मालिक की तरह नहीं, दोस्त की तरह मिलूंगा। और देखिए, आपको शायद मुझसे कोई शिकायत का मौका ही ना मिले। आकाश ने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसने कृतज्ञता पूर्वक श्रीमती सीमा देवी की ओर देखा तो उनकी आंखों में अपने लिए पुत्रवत स्नेह छलकता पाया। आकाश बचपन में ही माँ के प्यार से महरूम हो गया था, सो उनकी वो भावपूर्ण दृष्टि देखकर उसकी आंखें छलक उठी। बस उस दिन से सीमा देवी और आकाश के मध्य जैसे एक भावनात्मक बंधन स्वयं विकसित हो गया। आकाश ने अपना काम पूरी मुस्तैदी से और जिम्मेदारी पूर्वक संभाल लिया था। उसने जितनी दक्षता ऑफिस के कामों में हासिल की, उतनी दक्षता से फील्ड में भी वो सफलता हासिल कर पाए। सेठ रामेश्वर जी उसके काम से बहुत खुश थे और पूरा स्टाफ भी उसका मुरीद हो गया था। उसने चाय बागान की महिलाओं की सुविधा हेतु टॉयलेट बनवाए, उनके बच्चों की देखभाल हेतु डे केयर सेंटर की तर्ज पर पालना घर बनवाया, जिससे वे बच्चों की ओर से निश्चित हो गई और उनकी कार्य दक्षता भी बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप बागान का उत्पादन धीरे धीरे 2 गुना हो गया। उसकी कार्यशैली से पहले तो सेठ जी सहमत नहीं थे। उन्हें शुरू में ये सब पैसे व्यर्थ में पानी में जाते दिख रहे थे, मगर आकाश उन्हें समझाता रहा कि थोड़ा समय दीजिए, आपको चकित रह जाएंगे परिणाम देखकर। और आज लगभग 6 महीने में ही सेठ जी को आकाश के किए का फल मिलने लगा था। उन्होंने इस वर्ष दीपावली में ऑफिस स्टाफ के साथ ही पहली बार बागान के श्रमिकों को भी बोनस देने का ऐलान किया। इसे सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। साथ ही सेठ जी ने अगली दीपावली तक अपने बागान के कर्मचारियों के लिए सिंगल रूम क्वार्टर बनवाने का वादा भी किया। इस बात से तो सभी को जैसे एक नई शुरुआत सी होती दिखाई दी। सबने इसके लिए आकाश को धन्यवाद दिया, जिसने अपनी काबिलियत के दम पर ना सिर्फ सेठ जी का फायदा करवाया बल्कि सभी कर्मचारियों के हितों का भी ख्याल रखा। इस दौरान आकाश की घनिष्ठता सीमा देवी से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। दरअसल वह आकाश को पुत्रवत स्नेह करती थी और आकाश को भी उनमें अपनी मां दिखाई देती थी। एक दिन आकाश बागान से पैदल ही लौट रहा था। वो अक्सर शाम को ऑफिस से पैदल अपने कॉटेज आया करता था। उस सोच बादल कुछ घने हो गए थे। आकाश ने सोचा जल्दी चलो तो शायद बारिश से आने से पहले पहुंच जाऊंगा, मगर बारिश तो शुरू हो चुकी थी और पहाड़ों की बारिश देखते देखते तेज हो गई। उस समय आकाश सीमा जी के घर के नजदीक था, सो भागकर वो उनके घर पहुंच गए, मगर तब तक वो तरबतर भीग चुका था। उसने दरवाजा खटखटाया तो सीमा देवी ने खोला। उसे इस हालत में देखकर उन्होंने तुरंत भीतर बुलाया और तौलिया देकर बोली, अरे बेटा, तुम तो बिल्कुल भीग गए हो, जल्दी से बदन पहुंच लो। आकाश ने तौलिया लेकर ऊपर ऊपर बदन पहुंचा तो वह बोली, बेटी सर्दी लग जाएगी, जल्दी से भीगे कपड़े उतार कर अच्छे से पहुंच लो। उसे झिझकते हुए शर्ट उतारकर बगल में बने खूंटे पर टांग दी। तभी सीमा जी का ध्यान उसके कंधों पर बने स्वास्तिक के निशान पर गया। उन्होंने गौर से उस निशान को देखा। उस रात बागान में जलसे का आयोजन कर्मचारियों द्वारा किया गया। इसमें सेठ जी को भी सहपरिवार आमंत्रित किया गया और आकाश को विशेष सम्मान देने की तैयारी की गई। मगर सब कुछ ठीक चले तो दुनिया सुधर ही ना जाए। विज्ञान संतोषी ताकतों को ये बात हजम नहीं हुई। दरअसल सेठ जी के कारोबार में विभीषण के रूप में उनका भांजा था, जो कि अपने गलत सद शौक पूरे करने के लिए जब तक चीफ अकाउंटेंट को धमकाकर कंपनी के खाते से मोटी रकम उड़ा लेता था। सेठ जी की इकलौती स्वर्गीय बहन की आखिरी निशानी थी।
इसमें जन्म देते ही वो चल बसी थी और सेठ जी ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। उसी लाड प्यार का वो गलत इस्तेमाल करने लगा था। आकाश ने इस बात को नोट किए और सेठ जी को बताया तो वह टालते हुए बोले, अरे वो नादान है, कुछ दिनों में सुधर जाएगा। मगर उसे तो सुधरना ही नहीं था, तो वो नहीं सुधरा, बल्कि वो सेठ जी को ही रास्ते से हटाकर खुद मालिक बनने के सपने देखने लगा। सेठ रामेश्वर जी तो अपने भांजे पर अटूट विश्वास करते थे, इसलिए आकाश को दिक्कत हो रही थी उन्हें रोहित अर्थात सेठ जी के भांजे की गलतियों को समझाने में। इधर रोहित की तो बात हो चुकी थी सेठ जी के विरोधियों से, जिन्होंने उसे कहा था कि सेठ जी के रास्ते से हटते और उसके इस बागान के मालिक बनने में कोई रोक नहीं रह जाएगी। रोहित भी उनके कहने पर नाच रहा था। उसे तो सिर्फ सारी जायदाद अपने नाम होती दिख रही थी। षड्यंत्र रचा जा चुका था और उसका मंचन आज रात के जश्न के दौरान होना था। आज के कार्यक्रम में वह लोग भी आमंत्रित थे जिन्होंने इस षड्यंत्र की रूपरेखा तय की थी। आकाश के कंधे पर बने स्वास्थ्य के निशान को गौर से देखने के बाद सीमा देवी ने आकाश से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ का नाम क्या था? आकाश के बताने पर वह बुरी तरह चौंकी और उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी माँ ने कभी इस टी स्टेट की बात बताई थी तुम्हें? आकाश बोला, जी मैं तो बहुत छोटा था, इसलिए याद नहीं है कि माँ ने कभी यहाँ की बात कही थी या नहीं। मगर मुझे याद है मेरे पिताजी कभी कभी चाय बागानों की बातें जरूर करते रहते थे। आकाश की बातों से सीमा देवी को लगता 25 वर्ष पुरानी कुछ बातें याद आने लगी। उन दिनों चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की हालत बहुत अच्छी नहीं होती थी। तब की बात है ये, यहाँ के मैनेजर और एक महिला कर्मचारी के बीच प्रेम संबंध बन गया और उसके परिणाम स्वरूप वो महिला गर्भवती हो गई। इस बात का पता लगते ही यहाँ बड़ी हलचल सी मच गई और लोग उन दोनों की जान के प्यासे हो उठे। महिला सीमा देवी की सहेली थी। उनकी मदद से वो जोड़ा यहाँ से बागल में सफल हो सका था। बदल में 5 साल के अंतराल में उनकी सहेली ने उन्हें सूचना दी थी कि वह लोग शहर में सेटल हो गए थे और उसे बेटा हुआ था। उसने उसकी फोटो भी भेजी थी जिसमें उस बच्चे के कंधे पर स्वास्थ्य का निशान स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सीमा देवी ने आकाश को गले लगा लिया और बोली, बेटा तुम मेरी सहेली की ही बेटी हो, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आकाश ने बोले मौसी कहकर गले लगा लिया। इस प्रकार वे आकाश और सीमा देवी के बीच एक रिश्ता पनप उठा था। आकाश की नजर बराबर रोहित पर बनी हुई थी। उसे एहसास हो गया था कि आज की रात जश्न के दौरान ही कुछ घटने वाला है। उसे अपने साथ किसी को साझा करने की सोची। उसने सभी कर्मचारियों के बारे में विचार किया, मगर सिवा सीमा देवी के उसे कोई भी भरोसेमंद नहीं लगा। उसने सारी बात उनसे साझा की तो वह बोली, चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उन षड्यंत्रकारियों की चाल को असफल कर देंगे। उन्होंने सेठ जी के ड्राइवर को बुलाकर उसे सारी बात बताई। वो एक गटीले बदन का पहलवान टाइप नौजवान था जो सेठ जी का ड्राइवर कम बॉडीगार्ड भी था और अत्यंत भरोसेमंद था। अब तीनों जन मिलकर रोहित की हरकतों पर नजर रख रहे थे। जश्न शुरू होने वाला था। आज के जश्न का विशेष आकर्षण था बागान के कर्मचारियों द्वारा तैयार की गई विशेष नृत्य नाटिका। इस नृत्य नाटिका में उन्हें वास्तविकता दिखाई थी कि किस प्रकार आकाश के आने से पहले उनकी जिंदगी गुजर रही थी और कैसे उसने आकर उनके लिए जिंदगी आसान बना दी थी। दरअसल ये कार्यक्रम आकाश के प्रति उनकी कृतज्ञता को दर्शा रहा था। ये कार्यक्रम सबसे आखिर में होना था। उसके पहले सेठ जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करने और आकाश को सम्मानित करने की रस्म अदायगी की गई। कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था।
और नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की तैयारी चल रही थी। आकाश और उसके सहयोगी सीमा देवी तथा ड्राइवर तीनों रोहित की हरकतों पर नजर रख रहे थे। उन्होंने देखा कि रोहित अचानक उठकर नृत्य नाटिका के कलाकारों के पास गया और उसने एक नर्तकी से कुछ इशारे में बात की और उसे कुछ कह दिया। आकाश ने आंखों से बाकी दोनों को संकेत दिया और ड्राइवर उठकर उन कलाकारों के बीच चला गया। थोड़ी देर बाद लौटकर उसने अंगूठा उठाकर इशारा किया, मतलब उसने अपना काम कर लिया था। नृत्य नाटिका शुरू हो गई। सब लोग तन्मयता पूर्वक कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति चल रही थी। उजाला मध्यम कर दिया गया था। अचानक दृश्य परिवर्तन हुआ और एक नर्तकी ने आकर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। उसका नृत्य अत्यंत उत्तेजक होता जा रहा था। इसे देखकर उपस्थित युवाओं में भी उत्साह बढ़ने लगा था और वे दर्शकों के बीच से उठकर उस नृत्य के साथ नाचने लगे थे। एक अव्यवस्थित सा माहौल बनने लगा था। चारों ओर अफरा तफरी सी होती जा रही थी। आकाश, सीमा जी और ड्राइवर तीनों की नजर उस नर्तकी पर ही थी जो धीरे धीरे सेठ जी की ओर बढ़ रही थी। उसने हाथ में एक शरबत का प्याला ले रखा था और वो सेठ जी को उसे पिलाने में ले जा रही। ड्राइवर ने बाकी दोनों को इशारा किया कि यही वो लड़की है जिससे रोहित भीतर मिला था। वो लड़की सेठ जी तक पहुंच चुकी थी और उसने इठलाकर उन्हें वो प्याला पेश किया। सेठ जी ने भी मुस्कुराकर प्याला ले लिया, मगर जैसे ही उन्होंने उसे पीने के लिए होठों से लगाया, उसके होठ तक पहुंचने से पहले अचानक एक नर्तक नृत्य मुर्दा में ही उन पर झपट पड़ा और इस दौरान वो प्याला उनके हाथ से छूटकर दूर गिर पड़ा। नृत्य एकदम रुक गया और अचानक रोहित बिफर कर उठा। उसने एकदम से उस नर्तक को एक झापट रसीद कर दिया। वो जोर से चिल्लाकर बोला, बेवकूफ, तूने मामा जी की बेइज्जती कर दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई उनके हाथ के प्याले को गिराने की? मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसने उस पर रिवाल्वर तान दी। रोहित ने उस नर्तक पर रिवाल्वर तान रखी थी और वो किसी भी समय गोली चला सकता था। ये देखकर आकाश ने उस पर जंप लगा दी और उसे लेकर जमीन पर गिर पड़ा। इस अफरा तफरी में रोहित के रिवाल्वर से गोली चल गई और आकाश के पेट को चीरती हुई उस पार निकल गई। सब लोग एकदम अचंभित हो उठे और रोहित भी घबरा गया। तभी सेठ जी के ड्राइवर ने आगे बढ़कर आकाश को संभाला और उसे अपनी गोद में ले डाली। इधर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया तो पुलिस एम्बुलेंस सहित 10 मिनट में आ गई। सबसे पहले इंस्पेक्टर ने आकाश को अस्पताल भिजवाया और सीमा देवी के कहने पर रोहित को अपनी अभिरक्षा में ले लिया। ड्राइवर भी एम्बुलेंस में आकाश के साथ ही चला गया था। इधर सेठ जी ने इंस्पेक्टर से कहा कि वो उन्हें अस्पताल जाने दे। वे आकाश के इलाज के लिए चिंतित थे। इंस्पेक्टर ने इजाजत दे दी तो सीमा देवी भी उनके साथ ही चले गए। इंस्पेक्टर ने उपस्थित लोगों के बयान लिए और उनके कथन के आधार पर रोहित को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मौका देखकर सेठ जी को मारने की प्लानिंग करने वाले दोनों विरोधी वहां से खिसक लिए थे। पुलिस वहां से रोहित को गिरफ्तार करके ले गई। अस्पताल में आकाश की हालत गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की व्यवस्था की और ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई। डॉक्टर ने बताया कि आकाश का खून काफी बह गया है, इसलिए उसे कम से कम 3 बोतल खून चढ़ाने की जरूरत है। उसका ग्रुप O नेगेटिव है, रेयर है, मिलने में दिक्कत हो सकती है। ये सुनकर ड्राइवर बोला, सर मेरा भी यही ग्रुप है, आप मुझसे 3 बोतल ले लो मगर आकाश आपको बचा लो। डॉक्टर बोले, नहीं भाई, हम एक बार में एक ही बोतल खून ले सकते हैं। तो वो बोला, मैं अभी देखता हूँ। इधर रामेश्वर जी भी बोले, मैं भी देखूं क्या इंतजाम हो सकता है।
डॉक्टर ने ड्राइवर का खून लेकर आकाश को चढ़ाने का इंतजाम कर दिया और सेठ जी तथा ड्राइवर चले गए। इधर सीमा जी सोच में बैठी थी कि कैसे खून की व्यवस्था हो। देखते देखते 3 घंटे गुजर गए। तभी ड्राइवर अपने साथ एक व्यक्ति को ले आया और बोला, इसका भी ग्रुप मिल गया है। डॉक्टर साहब बोले, ठीक है, अब हम ऑपरेशन कर सकते हैं। आप लोग एक बोतल की व्यवस्था और कर ले, ऑपरेशन की बाद जरूरत पड़ सकती है। ऑपरेशन शुरू हो गया। सेठ जी निराश लौट आए क्योंकि और कोई भी नहीं मिला जिसका ग्रुप ओ नेगेटिव हो। सब चिंतित खड़े थे। ऑपरेशन 2.5 घंटे चले। डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि आकाश अब खतरे से बाहर है और खून की बोतल रात तक भी मिल जाए तो चलेगा। हर कोई परेशान था कि खून की व्यवस्था कैसे हो। सेठ जी भी निराश वापस लौट आए थे। देखते देखते रात हो गई मगर इंतजाम नहीं हो पाया। अब डॉक्टर ने बताया कि अगले 1 घंटे में खून मिलना जरूरी है वरना दिक्कत हो सकती है। तभी अचानक सीमा जी ने सेठ जी को अलग ले जाकर कहा, सेठ जी आप एक बार अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा कर देखिए, शायद मिल जाए। सेठ जी तुरंत तैयार हो गए। डॉक्टर ने उन्हें देखकर कहा, आपकी उम्र कितनी है? तो वह बोले, अभी 50 पूरी नहीं हुई है। इस पर डॉक्टर ने उनका खून लेकर मैच किया और संयोग देखिए वो भी ओ नेगेटिव ही निकला। ये देखकर सीमा देवी बोली, मुझे मालूम था आपका ग्रुप भी यही है। सेठ जी ने आश्चर्य से बोली, आपको कैसे पता? इस पर उन्होंने कहा, सेठ जी ये बहुत पुरानी बात है। सीमा देवी ने सेठ जी को एक तरफ बुलाकर पूछा, आपको मीना याद है? और ये नाम सीमा जी के मुंह से सुनकर सेठ जी चौंक पड़े। सीमा जी सेठ जी को एक तरफ ले जाकर उन्हें मीना देवी की याद दिलाती हैं। तभी वहां इंस्पेक्टर आ जाता है और वो आकाश के बयान लेने की बात करके सबको आकाश के पास से हट जाने को कहता है। आकाश अपने बयान में सारा किस्सा कह देता है। वो बताता है कि उस रात जलसे में विध्यन डालने की रोहित ने पूरी तैयारी कर रखी थी। दरअसल चाय बागानों के मालिकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तक तो ठीक है मगर उन दिनों तो उनके बीच कला काट प्रतिद्वंदिता होती थी और रोहित को गलत रास्ते जाते देखकर उनके निकटतम प्रतिद्वंदी और बगल के बागान के मालिक सेठ नीलकंठ जी ने इसे एक अवसर की तरह माना और उन्होंने अपने खास आदमी नटवर शाह को उसके पीछे लगा दिया। बस नटवर ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले तो उससे दोस्ती बढ़ाई, फिर उसे जुए की आदत डलवा दी। चाय बागानों के आसपास उन दिनों पैसे वालों की सुविधा के लिए क्लबों की आड़ में जुए खाने आबाद हो गए थे जहां सिर्फ विश्वसनीय ग्राहकों को ही प्रवेश मिलता था। रोहित को नटवर ने सबसे पहले अपने साथ क्लबों में ले जाना शुरू किया। उसे क्लब के रंगीन वातावरण और वहां चोरी छिपे होने वाले प्रतिबंधित कैबरे डांस का आनंद दिलवाया। धीरे धीरे वो जो प्रतिदिन क्लब जाने का आदी हो गया तो नटवर ने उसे बताया, यहाँ बड़े बड़े लोग सिर्फ जुआ खेलने ही आते हैं। बास हिस्से में भी ज्यादा रंगीनी बिछी रहती है और उसका नौजवान मन डोलने लगा। उसने नटवर से कहा, मुझे वहां कैसे प्रवेश मिलेगा? तो नटवर ने अपना पासा फेंका, बोला, मगर भैया वहां प्रवेश के लिए जेब में बहुत बड़ी रकम होना जरूरी है, कम से कम 1 लाख रुपए। भांजा सोच में पड़ गया और उसने सोचा कि मामा से एक बार तो रुपए मांग कर देखूं, अगर बात बन जाए तो ठीक है वरना देखा जाएगा। अगले दिन उसने सेठ जी से 1 लाख रुपए मांगे तो वे चौंके। उन्हें आकाश की बात याद आ गई। उन्होंने उससे पूछा, इतने रुपए क्यों चाहिए? तो वह बोला, मेरे एक दोस्त की माँ बहुत बीमार है, उसे बंबई ले जाना है मगर बेचारे के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो माँ का इलाज नहीं करवा पा रहा है। उसकी बात सुनकर सेठ जी को प्रसन्नता हुई। वह बोली, बेटा इस नेक काम के लिए तू तो जितने चाहिए पैसे ले लेना,
मैं अकाउंटेंट को बोल देता हूँ। भांजे की तो पाँव 12 हो गई। वो सीधा अकाउंटेंट के पास गया और 1 लाख रुपए ले आया। इधर अकाउंटेंट को यह उचित नहीं लगा कि उसे एक मुश्त इतनी बड़ी रकम सेठ जी दे। उसने आज फिर आकाश को जानकारी दी कि आज तो रोहित एक मुश्त 1 लाख रुपए ले गया है, और वो भी सेठ जी की अनुमति से। आकाश चौंक उठा। उसने सच्चाई जानने के लिए उसका पीछा करने की सोची। आकाश ने देखा कि पैसे लेकर वो सीधे नटवर के पास पहुंचा और फिर दोनों मिलकर शहर के नामी क्लब पैराडाइज की ओर चल दिए। पैराडाइज में सिर्फ सदस्य अथवा गणमान्य लोगों की सिफारिश पर उनके मेहमान को ही प्रवेश दिया जाता था। नटवर उसके क्लब के अंदर जाने के बाद आकाश सोचने लगा कि वो कैसे अंदर जाए। अचानक उसे ध्यान आया कि पैराडाइज का मैनेजर सेठ जी का परिचित है और उसने उनके माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने सोची और दरवाजे पर खड़े दरबान को अपना परिचय देकर मैनेजर से मिलने की इच्छा जताई। दरबान ने उसका परिचय जानकर उसका अभिवादन किया और मैनेजर के कैबिन तक पहुंचा कर आया। मैनेजर ने भी तपाक से उठकर उसका स्वागत किया तथा बैठने को कहकर वेटर से चाय लाने को कहा। आकाश ने उनका धन्यवाद किया और बोला, मुझे आपकी सहायता चाहिए। अब यहाँ सेठ जी का भांजा एक व्यक्ति के साथ आया है। मैं उसकी जानकारी के बगैर उसकी यहाँ की गतिविधियों को देखना चाहता हूँ। मैनेजर ने दीवार में एक जगह पर्दा हटाकर एक छोटा सा झरोका खोल दिया। पास एक क्लब का हॉल पूरा दिखाई दे रहा था। दरअसल उस जगह से मैनेजर पूरे हॉल पर नजर रखता था। आकाश ने वहां से देखा तो नटवर और रोहित को एक टेबल पर बैठकर शराब की चुस्कियां लेते पाया। हॉल में मध्यम सी रोशनी थी। उस मटमेले से उजाली में हल्का संगीत मादकता को बढ़ा रहा था। वहां एक युवती को रोमांटिक सा गीत गा रही थी और मतवाले श्रोता उसे सुनकर झूम रहे थे। आकाश को देखते देखते नटवर उठकर एक ओर चला गया और थोड़ी देर में लौटने के बाद रोहित को भी अपने साथ लेकर उस ओर गया और दोनों आंखों से ओझल हो गए। आकाश ने आश्चर्य से मैनेजर की ओर प्रश्नवाचक निगाह से देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, सर, उस ओर तो हमारी दूसरी यूनिट है जो सिर्फ विशेष मेहमानों के लिए है। वहां विदेशी मशीनों में वे लोग बड़े बड़े दांव लगाते हैं। सुनकर आकाश चौंक उठा और मैनेजर को धन्यवाद देकर क्लब से बाहर आ गया। लौटकर उसने अगले दिन सेठ जी को सारा वृतांत सुनाया। इसे सुनकर वे आग बबूला उठे, मगर आकाश ने उन्हें शांत किया और बोला, सेठ जी, इस तरह आपा खोने से काम नहीं चलेगा। आपको ऐसा अभिनय करना होगा कि जैसे आपको कुछ भी नहीं पता है। मैं इस बीच उस नटवर से इसकी दोस्ती तुड़वाने की कोशिश करता हूँ। उधर तो नटवर अपनी चाल लगातार चल रहा। उस रोज जब वो रोहित को क्लब के जुआ खाने में ले गया तो उधर की रंगीनियों में खोकर सुध-बुद्धि भूल बैठा। उसने दांव लगाना शुरू किया और पहले 2 दांव उसने जीत भी लिए। फिर वो दुगने उत्साह से दांव लगाने लगा, मगर अब उसकी हार होने लगी। इससे उत्तेजित होकर उसने नटवर से मदद मांगी क्योंकि उसके पास की रकम खत्म हो चुकी थी। नटवर ने अपनी जमानत पर उसे और 1 लाख रुपए दिला दिए और वो उन्हें भी हार गया। तो गम गलत करने के लिए नटवर उसको बार रूम में ले गया। वहां से चक्कर शराब पिलाई और जब वो टुन हो गया तो नटवर ने उसके कान आकाश के विरुद्ध भरना शुरू कर दिया। उसने उसे आकाश के खिलाफ भड़का दिए और तैयार कर लिया कि आज रात जलसे के दौरान वो सेठ जी को जहरीला पेय पिलवा देगा और उसी दौरान वो आकाश पर हमला कर देगा जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाए और फिर यहाँ से चला जाए। इस प्रकार भांजे का इस व्यापार का पूरा कब्जा हो जाएगा।
सारी प्लानिंग समझकर रोहित ने हामी भर दी और इस प्रकार उस रात की घटना को अंजाम दिया। इंस्पेक्टर ने पूछा कि जो खाने के भीतर जो कुछ हुआ, इसकी जानकारी उसे कैसे मिली? तो उसने बताया कि उसने क्लब के मैनेजर को सेठ जी का वास्ता देकर तैयार कर लिया था कि वो रोहित की गतिविधियों पर नजर रखे और आकाश को बताता रहे। इंस्पेक्टर संतुष्ट हो गया। इधर सीमा जी से मीना के बारे में बात करके सेठ जी विचलित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने वात्सल्यपूर्ण नजरों से आकाश को देखा और आखिर रो पड़े। तभी सीमा जी ने उन्हें संभाला और बोली, ना, आकाश को स्वस्थ हो जाने दीजिए, फिर उसे ये बात बताएंगी। सीमा जी के मुंह से मीना का नाम सुनकर सेठ जी चौंक कर बोले, तुम किस मीना की बात कर रही हो? इस पर वह बोली, मैं उसी मीना की बात कर रही हूं जिसे आप जानते थे और जो मेरी अंतरंग सहेली थी। सेठ जी बोले, मीना का इस वक्त यहां पर क्या काम? सीमा जी बोली, जब आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मीना का जिक्र यहां क्यों आया है। सीमा जी ने कहना शुरू किया, मगर सेठ जी तो पहले से ही मीना के बारे में सुनकर पिछली यादों में खो गए थे। उन्हें याद आया कि वो आज से लगभग 30 वर्ष पहले की बात थी। रामेश्वर जी उस समय ताजा ताजा कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर घर लौटे थे। माता पिता की इकलौती संतान होने से वे उनके चहेते थे और उस वक्त लगभग 15 सालों के बाद स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली यहाँ लौटे थे। उसी दौरान उनका परिचय बागान के चीफ मैनेजर रघुनाथ जी से हुआ और जल्दी ही रघुनाथ जी से उनकी आत्मीयता बढ़ गई। आने के बाद उन्होंने बिजनेस में पिता के साथ हाथ बटाने की सोची और प्रतिदिन पिता के साथ बागानों में जाने लगे। उन्होंने एक एक कर सभी प्रमुख पदों पर कार्यरत कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें मीना ऑफिस में जूनियर क्लर्क के रूप में काम करते मिली। मीना को पहली बार देखकर उन्हें एक अनजाना सा आकर्षण महसूस हुआ और उनके ऑफिस संभालने के बाद जल्दी ही वो आकर्षण कब प्यार में बदल गया कि दोनों को ही पता नहीं चला। रामेश्वर जी ने मीना से ऑफिस के बाहर मिलना शुरू कर दिया। मीना सिर्फ अपनी माँ के साथ रहती थी और रामेश्वर जी का उसके घर आना जाना शुरू हो गया था। ये बात पूरे बागान में सबको मालूम हो गई थी कि छोटे मालिक और मीना के बीच प्रेम संबंध बन चुके हैं। रामेश्वर जी के पिता अब उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर बागान के कामों से अवकाश ले चुके थे। वह तीर्थ यात्रा को निकल गए थे, इसलिए उन्हें ये बात पता नहीं चल पाई थी। इधर मीना के साथ रामेश्वर जी की प्राणगाढ़ता बढ़ती जा रही थी। इस बीच मीना की मां बीमार हो गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और इस दौरान रामेश्वर जी ने उनका भरपूर साथ दिया। मीना की मां लगभग 1 माह अस्पताल में रहकर वापस लौटी। उनके इलाज का पूरा खर्च रामेश्वर जी ने उठाया, मगर ईश्वर को शायद कुछ और मंजूर था। मीना की मां अचानक ही एक रोज चल बसी। मीना बिल्कुल अकेली हो गई। इस दौरान रामेश्वर जी का उसके घर आना जाना बहुत बढ़ गया था और किन्हीं कमजोर क्षणों में वे दोनों ही संयम खो बैठे और फलस्वरूप मीना गर्भवती हो गई। रामेश्वर जी ने उसे समझाया कि वो चिंता ना करे, वे माता पिता की लौटते ही उससे विवाह कर लेंगे, क्योंकि इधर उनके माता पिता की तीर्थ यात्रा पूरी हो गई थी और वे 1 माह में वापस लौटने वाले थे। मीना घबरा रही थी, मगर रामेश्वर उसे लगातार ढांढस बंधाया करते रहते थे। इस बीच मीना ने अपने गर्भवती होने की जानकारी सीमा देवी को दे दी, तो उन्होंने भी उसे समझाया कि वो थोड़ा इंतजार करके देख ले। अगर रामेश्वर जी के माता पिता मान जाते हैं तो ठीक है, वरना समय रहते इस अनचाहे गर्व से छुटकारा पा ले। इस तरह समय गुजरता गया। रामेश्वर जी के माता पिता वापस लौट आए
और रामेश्वर जी ने उन्हें सारी बात बताकर मीना से विवाह की अनुमति मांगी। रामेश्वर जी के माता पिता के बीच मीना को लेकर चर्चा हुई। उनके पिता बोले, देखो जी, उस लड़की से अपनी बेटी की शादी तो असंभव है। एक तो वो हमारी कर्मचारी है, दूसरी विजाती है, और तीसरी वो तो शादी से पहले ही गर्भवती हो गई है। अब हम क्या जाने कि बच्चा अपने बेटे का ही है या किसी और का पाप। वो उसके मत्थे बढ़ना चाह रही है। हमारा बेटा तो उसके प्यार में अंधा हो गया है, मगर ऊंच नीच तो हमें ही देखनी होगी ना। इस पर उनकी मां ने कहा, देखो, जल्दबाजी में कुछ गलत मत कर बैठना। जवान लड़का है, कहीं वो भी कोई गलत कदम ना उठा बैठे। इस पर वह बोली, तुम देखती रहो, मैं ऐसा उपाय करूंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। रामेश्वर जी को उस वक्त की एक एक बात याद आ रही थी। वह तो अपने माता पिता से विवाह की अनुमति की प्रतीक्षा में थे, मगर इधर उनकी मां ने एक नया जाल उनके लिए बुन दिया था। उन्होंने अपने भाई अर्थात रामेश्वर जी के मामा को एक योजना बताई और कहा कि वह रामेश्वर जी को अपने पास अर्जेंट बुलवा लें। उनकी मामा ने आनन फानन में अपने जीजा को एक पत्र भेजकर रामेश्वर जी को जल्दी उनके पास भेजने की प्रार्थना की। प्लान के मुताबिक उन्हें मामा के घर में ही कहकर भेज दिया गया कि वहां 2 हफ्ते रुककर उनकी सहायता कर वो वापस आ जाएं। रामेश्वर जी ने मां से कहा वह उनके मीना के साथ विवाह के बारे में पिताजी से बात कर ले। तो वह बोली, ठीक है, तुम मामा के घर से होकर आओ, मैं तुम्हारे पिता से बात करके रखूंगी। वह चले गए। मामा के घर से वो 2 हफ्ते बाद लौटे। आकर उन्होंने सबसे पहले मां से बात करनी चाहिए, मगर वह तो उनके लौटने से 2 दिन पूर्व ही उनके पिता के साथ अपनी किसी सहेली की बेटी की शादी में शामिल होने चली गई थी। ये जानकर रामेश्वर जी ने मीना से मिलने की सोची। वह उसके घर गए तो वहां ताला लगा था। वह निराश होकर वापस लौट आए। उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। मीना का यूं अचानक जाना उनकी समझ से परे था, मगर वह सोच रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो मीना यूं उन्हें बिना कुछ बताए चली गई। ये सब सोचते हुए उन्हें सीमा जी का ध्यान आया। वह मीना के घर से लौटते हुए उनके घर की ओर चल पड़े। उन्होंने सीमा जी से पूछा कि क्या उन्हें मालूम है कि मीना कहाँ गई है। इस पर सीमा जी ने कहा, वो तो उनके जाने के तीसरे दिन ही यहाँ से चली गई थी। जाते वक्त वो किसी से मिलकर नहीं गई थी। रोज के जाने के बाद उन्हें एक पत्र डाक से मिला था। इसमें उसने लिखा था कि वो यहाँ से हमेशा के लिए जा रही है। उसे ढूंढने की कोशिश बेकार होगी। और हाँ, उसने उस पत्र वाले लिफाफे में ही एक दूसरा लिफाफा रखा था जिसमें रामेश्वर जी के लिए भी एक पत्र था। ये कहकर सीमा जी ने एक बंद लिफाफा लाकर उन्हें दिया। उन्होंने वो पत्र लिया और घर आ गए। पत्र पढ़कर उन्हें पता लगा कि मीना ने ये शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। वो कहाँ जा रही है ये उसे खुद भी नहीं पता था। रामेश्वर जी उसे खोजने की कोशिश ना करे, और हाँ, वो आत्महत्या नहीं करेगी, बल्कि अपने पेट में पल रही उसकी निशानी को जन्म देगी और उसे जिंदगी में संघर्ष करके जीना सिखाएगी। बस, और ज्यादा कुछ नहीं लिखा था। उसके बाद रामेश्वर जी ने आकाश पाताल एक कर दिया उसे खोजने में, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। आखिर थक कर उन्होंने उसकी खोज करना छोड़ दिया। इधर 2 दिन बाद ही उनके माता पिता वापस आ गए। उन्होंने देखा रामेश्वर जी बिल्कुल टूट गए हैं। वो हरदम उदास रहते थे, खाने पीने का होश नहीं रहता था। उनकी मां ने समझाया तो वह बोले, मां, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा, आप चिंता मत करो। समय गुजरता गया। रामेश्वर जी ने अपने आप को काम में पूरी तरह झोंक दिया। उन्हें ना तो खाने का होश रहता, न ही सोने का।
उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उनका बिजनेस लगातार तरक्की करने लगा। इस प्रकार अपने आप को काम में डुबोकर उन्होंने मीना को भूलने का व्यर्थ सा प्रयास जरूर किया, मगर उसे ना भूल सके। इस बीच एक दिन जब वह रात को घर लौटे और अपने कमरे की ओर जा रहे थे, उनके कानों में मां की आवाज पड़ी। वह उनके पिता से कह रही थी कि मेरी सारी मेहनत बेकार गई। एक तरफ वो लड़की जो मेरे किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसी, मैंने उसे 25 लाख रुपए तक ऑफर किए थे कि वो उस अनचाहे गर्व से छुटकारा पा ले और मेरी बेटी को भूल जाए, मगर वो कहती रही, मां जी, मैं आपसे कोई हक नहीं मांगूंगी, बस मुझे आप कसम ना दे कि मैं इस बच्चे से छुटकारा पा लूं। आखिर मेरे बहुत गिड़गिड़ाने पर वहां से दूर जाने को तैयार हो गई और चली गई। वैसे सचमुच लड़की बात की धनी निकली। उसने अपना पता किसी को भी नहीं बताया और आज तक उसका कोई पता नहीं है। मगर इतना सब करने के बावजूद मेरा बेटा मुझे वापस नहीं मिला। माँ की बातें सुनकर रामेश्वर जी सकते में आ गए। उन्हें पता चल गया कि मीना क्यों वहां से चली गई थी। ये भी जान गए कि उसने उनकी माँ को वचन दिया था, इसलिए वो ऐसी गोपनीयता से यहां से चली गई। उन्होंने उसी वक्त एक निर्णय ले लिया। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपने माता पिता को सबक सिखाकर रहेंगे। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर रामेश्वर जी ने माता पिता को साफ साफ बता दिया कि वे आजीवन कुंवारे रहेंगे, उन्हें विवाह के लिए विवश ना किया जाए। ये सुनकर उनके माता पिता परेशान हो गए, क्योंकि वह तो दोस्त के बेटे के शादी का बहाना बनाकर वास्तव में बेटे के लिए लड़की देखने गए थे और लड़की वालों को वादा कर आए थे कि उन्हें लड़की पसंद है। अब रामेश्वर जी के मुंह से ये सुनकर कि वो कभी शादी नहीं करेगा, उन लोगों के होश ही उड़ गए। रामेश्वर जी के निर्णय की बात से उनकी माता ने बहुत से प्रयास किए कि उन्हें शादी के लिए मना सके, मगर उन्होंने साफ कह दिया कि यदि उन्हें शादी के लिए मजबूर किया गया तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनकर उनके माता पिता ने आखिरकार हार मान ली। रामेश्वर जी तब से आज तक सिर्फ मीना जी की यादों के सहारे जिंदगी बिताते आ रहे थे। लेकिन आज अस्पताल में सीमा जी के मुंह से मीना का नाम सुनकर वे चौंक पड़े। फिर वे पुराने ख्यालों से बाहर निकलते हुए बोले, आज यहाँ अस्पताल में आपको मीना की याद कैसे आ गई? सीमा जी ने कहा, मैंने प्रसंग नहीं वही उसकी बात छेड़ी है। आप तो जानते ही हैं कि जब मीना यहाँ से गई थी तो वो आपकी संतान को कोख में लेकर गई थी। सेठ जी बोले, तो इस पर वह बोली कि मैंने आपको कभी बताया नहीं कि यहाँ से जाने के 5 वर्ष बाद मीना ने मुझे एक पत्र और लिखा था। इसमें उसने बताया था कि उसे पुत्र संतान हुई थी और आज वो पहली बार स्कूल जा रहा है, इसलिए उसे तैयार कर एक फोटो भेज रही हूँ। मैंने वो फोटो गौर से देखी थी। मुझे उसमें बच्चे के बाएं हाथ की कलाई पर एक बड़ा सा काला निशान दिखाई दिया था। मीना ने भी अब पत्र में इस बात का जिक्र किया था। उसने लिखा था कि बच्चे की बाएं कलाई पर एक जन्मजात निशान है। आज आकाश की कलाई पर वही निशान देखकर मैं पहचान गई कि यही आप और मीना का बेटा है। मैंने उससे एक बार पूछा भी था कि उसकी माँ का नाम क्या है, तो उसने मीना ही बताया था। सेठ जी बोले, आपने मुझसे ये बात अभी तक क्यों छुपा कर रखी थी कि मीना ने आपको हमारे बेटे की फोटो भेजी थी? इस पर वह बोली, दरअसल मीना ने मुझे आपकी कसम दी थी कि मैं ये बात आपको कभी नहीं बताऊंगी कि उसने एक बेटे को जन्म दिया है। मैंने आज तक उस वचन का मान रखा था, मगर आज जब आकाश की जान पर बन आई थी और कहीं ये खून नहीं मिला तो मुझे मजबूरी में मीना से किया वादा तोड़ना पड़ा। सेठ जी बोले, और आपको कैसे पता कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही है?
तो वह बोली, मुझे मीना ने ही बताया था कि एक बार आपको शायद कोई चोट लगी थी और काफी खून बह गया था। तब आपने उसे बताया था कि आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो थोड़ा मुश्किल मिलता है। बस आज मुझे वही बात ध्यान आ गई। आकाश को 3 बोतल खून चढ़ाने के बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि अब वो खतरे से बाहर है और जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। ये सुनकर सेठ जी ने राहत की सांस ली। 15 दिन अस्पताल में रहकर आकाश को छुट्टी मिल गई। उसे अस्पताल से छुट्टी दिलाने वाले दिन सेठ जी ने अपने ऑफिस में अवकाश घोषित कर दिया। फलस्वरूप सारे कर्मचारी मिलकर उसे जुलूस की शक्ल में अस्पताल से लेकर चले। ये जुलूस सीधे सेठ जी की हवेली पहुंचा, जहां उसके स्वागत के लिए सब लोग खड़े थे। सेठ जी ने आगे बढ़ बढ़कर उसे गाड़ी से उतरने में मदद की। फिर उसे सहारा देकर कुछ लोग सामने बने मंच तक ले गए। वहां उसके लिए बैठने की विशेष व्यवस्था थी। उसे आराम से वहां बिठा दिया गया। उसकी दोनों ओर सेठ जी और सीमा जी बैठी। सभी कर्मचारियों ने एक स्वर में उसके जिंदाबाद के नारे लगाए। थोड़ी देर बाद जब सब लोग बैठ गए तो सेठ जी ने उठकर कहा, आप सभी कर्मचारी बंधुओं की प्रार्थना के फलस्वरूप हमारे चीफ मैनेजर आकाश आज अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटे हैं। ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी का मौका है। मगर आपको आज मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा हूं। ये सुनकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सेठ जी आगे बोली, चलिए अब ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं आपको बता देता हूं कि आज तक आप सभी जानते हैं कि मैं अविवाहित हूं और शायद कुछ पुराने लोग मेरी असफल प्रेम कहानी के बारे में भी जानकारी रखते हैं। मगर आज मैं सबके सामने घोषणा करता हूं कि मैं वास्तव में अविवाहित नहीं हूं, मैं विवाहित हूं। और मेरी धर्मपत्नी आज इतने वर्षों के बाद डिब्रूगढ़ से मेरे घर आई है। ये कहकर उन्होंने सीमा जी को इशारा किया तो वह उठकर भीतर से एक महिला को अपने साथ लेकर लौटी और उसे सेठ जी के बगल में बिठा दिया। सबने गौर से देखा। पुराने कर्मचारी उस महिला को देखकर बोले, अरे ये तो हमारी सहकर्मी रह चुकी हैं, मीना है। उनकी खुसर फुसर सुनकर सेठ जी मंद मंद मुस्कुराकर बोले, सही पहचाना आपने, ये आपकी सहकर्मी रह चुकी मीना ही है, जो वक्त के थपेड़े से मुझसे इतने बरस दूर रही थी। मगर मेरे भगवान ने मेरी साधना स्वीकार की। आज इतने वर्षों के बाद मुझे मेरा पूरा परिवार लौटा दिया, क्योंकि आज मुझे ना सिर्फ अपनी पत्नी भी दी, बल्कि मेरा बेटा भी आज मेरे पास आ गया है। ये सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सेठ जी बोले, आप लोगों की उत्सुकता को मैं शांत किए देता हूं। मेरा बेटा आज तक हमारे बीच हमारे चीफ मैनेजर के रूप में रहा था, मगर तब तक हम सभी उसके वास्तविक परिचय से अनजान थे। भगवान का धन्यवाद कि उन्होंने उस घायल कर अस्पताल भिजवाया और बदले में मुझे मेरा पूरा परिवार लौटा दिया। सेठ जी की बात सुनकर सभी की उत्सुकता बढ़ गई। इस पर वह बोले, सबसे पहले मैं सीमा जी का आभार मानता हूँ। मुझे मेरा पूरा परिवार वापस दिलाने में उन्होंने ही सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। उनकी सहायता के बिना मेरे लिए मैं असंभव था। उसके बाद उन्होंने सारा किस्सा बताया, कैसे उनके खून का ग्रुप आकाश से मिला और आकाश के शरीर पर जन्म से बना निशान इत्यादि। तभी किसी ने पूछा कि उन्हें मीना का पता कैसे चला, तो उन्होंने बताया कि जब आकाश को होश आया तो सीमा जी ने ही बड़े कायदे से उससे ये कहकर कि उसकी सलामती की खबर उसके परिवार को भी मिलना चाहिए। उससे मीना का पता लेकर मीना को खबर की आकाश घायल है। ये सुनकर वो भागती हुई यहां आ गई और बस मुझे स्वर्ग मिल गया। आज इतने वर्षों के बाद मुझे मेरा पूरा परिवार मिल गया है। इस खुशी में मैं आप सबको भी तोहफे के तौर पर
आपकी तनख्वाह दुगनी करने का ऐलान करता हूँ। उसके बाद खान पान की व्यवस्था की। सब लोग खुशी खुशी घर लौटे और सेठ जी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी बॉयज को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।